आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, बांग्लादेश में जारी हिंसा अब और ज्यादा क्रूर हो चुकी है। हिंसा की जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही है वो हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा बयां कर रही है। इस्लामिक कट्टरपंथ किस बर्बरता के साथ हैवानियत कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा उदाहरण बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है और अब हिंसा का असर भारत तक देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत सरकार से संज्ञान लेने को कहा है। बांग्लादेश में फिर से भड़की हिंसा के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शनिवार सुबह उपद्रवियों ने पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता बिलाल हुसैन के घर को आग के हवाले कर दिया। इस हमले में घर में सो रही 7 साल की मासूम बच्ची की जलकर मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलसे। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह हमलावरों ने पहले बिलाल हुसैन के घर के दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। इसके बाद पेट्रोल डालकर पूरे घर में आग लगा दी। उस वक्त घर में पूरा परिवार सो रहा था। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खुद बिलाल हुसैन भी झुलस गए और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि दोनों बेटियों को बेहतर इलाज के लिए ढाका रेफर किया गया। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुई हिंसा बढ़ती जा रही है। शनिवार को ढाका में हादी के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ ने संसद पर हमला करने की कोशिश भी की है। हादी को दफनाने के बाद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए संसद की तरफ मार्च किया और परिसर में घुसने की कोशिश की। इससे ढाका में अगस्त जैसे हालात पैदा होने का अंदेशा बन गया, जब शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं की भीड़ ने संसद परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। अधिकारियों ने बताया कि हालात को बिगड़ता देख सुरक्षा बलों ने दखल दिया और मार्च को रोका। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। संसद में किसी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच शरीफ उस्मान हादी को दफनाया गया। हादी के अंतिम संस्कार में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में इंकलाब मंच के हादी के जनाजे की नमाज में शामिल हुए। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में राजकीय शोक घोषित किया गया। उस्मान हादी का शव ढाका पहुंचने के बाद आंदोलनकारी हिंसक हो गए और उदीची संस्था के कार्यालय को जला दिया। ये संस्था कट्टरपंथियों के विरोध में काम करती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैजल करीम के भारत भागने का दावा किया है। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव है और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए है। वहीं बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की भीड़ द्वारा की गई हत्या के विरोध में त्रिपुरा के अगरतला में सनातनी हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया। बिहार के दरभंगा से लेकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और जम्मू तक हिंदू संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में भड़की आग और हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूज 18 के सवाल का जवाब देते हुए बांग्लादेश के हालातों पर संज्ञान लेने की सलाह दी है। हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा का असर भारत तक भी दिख रहा है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। हालात पर दोनों देशों की नजर है। फिलहाल
बांग्लादेश में डर और तनाव का माहौल है और लोग शांति की बहाली की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात रेलवे की, जिसने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। एक बार फिर ट्रेन का किराया बढ़ा करके। इस साल रेलवे ने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार टिकट का किराया बढ़ाया, यानी कि अब सफर करना आसान नहीं रहा। देखिए रिपोर्ट। यात्रियों पर महंगाई का साया, बढ़ गया ट्रेन का किराया। जेब ढीली करने को रहे तैयार, रेलवे ने दी महंगाई की मार। यात्रीगण कृपया दें ध्यान, अब सफर करना नहीं आसान। रेलवे के यात्री, खबर पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये खबर आपके लिए है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। एक बार फिर रेलवे किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर नए साल से पहले यानी ट्रेन का सफर महंगा होने जा रहा है। 26 दिसंबर से अब ट्रेन के किराए पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए किराए के स्ट्रक्चर की घोषणा कर दी है। रेलवे ने किलोमीटर के हिसाब से यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। यात्री किराया मेल से लेकर एक्सप्रेस सभी ट्रेनों में बढ़ा दिया गया है। रेलवे के मुताबिक स्लीपर, एसी, जनरल सबका किराया बढ़ाया है। जनरल कोच में 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किराए में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 215 किलोमीटर के सफर में किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस बदलाव का असर खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। यानी या भोपाल से दिल्ली आना हो या फिर केरला और गोवा, गुजरात जैसे लंबे सफर पर जाना हो, जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। चलिए बताते हैं कि किस क्लास में कितना बढ़ेगा किराया। मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। साधारण क्लास में 215 किलोमीटर से ज्यादा 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। भोपाल से दिल्ली की दूरी 800 किलोमीटर तो एसी में सफर 16 रुपए ज्यादा लगेंगे। 1000 किलोमीटर पर एसी ट्रेन में 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। रेलवे ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। लोकल ट्रेनों और सब अर्बन ट्रेनों को किराए बढ़ोतरी से अलग रखा गया है। मंथली पास के साथ सफर करने वाले यात्रियों पर किराए में बढ़ोतरी का असर नहीं होगा। इस साल ये पहली दफा नहीं है जब किराया बढ़ाया गया है। रेलवे ने किराया बढ़ाने का फैसला किया है, कैसे देखते हैं? इसे जरूरी था या अभी महंगाई का दौर है तो लोगों को राहत पे फोकस करना चाहिए? किराया तो ठीक था, महंगाई से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेन चीज है कि साफ सफाई का। यहाँ पे स्टेशन पर देख लो, आप टॉयलेट में जाओगे तो 10 रुपए तो टॉयलेट करने के ले रहे हैं। वो 10 रुपए ले रहे हैं टॉयलेट करने के मात्र। तो ये सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ बढ़ जाए उससे टेंशन, लेकिन ये सुविधा विशेष होती है। सर बढ़ना नहीं चाहिए रेलवे का किराया। बढ़ने से बहुत ही ये समस्या बढ़ेगी, किराया कम ही रहना चाहिए। अच्छा, जो किराया अभी है वो ठीक है और उसमें जो सुविधाएं मिल रही वो ठीक है कि सुविधाओं में थोड़ा अंतर आना चाहिए। अब देखो भोपाल स्टेशन पर थोड़ी सफाई में भी वो होना चाहिए। दूसरा आपका पंखे वगैरह नहीं चल रहा है, ये भी चलना चाहिए। थोड़ी सब ध्यान देना चाहिए। साल में दूसरी बार किराया बढ़ाया गया है। इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। तब नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले 2020 में यात्री किराया बढ़ाया गया था। यानी इस साल 1000 किलोमीटर पर करीब 40 रुपए किराया बढ़ाया गया है। रेलवे ने थोड़े थोड़े कर इस साल 2 बार किराया बढ़ाया है। यानी जुलाई में तो जेब ढीली हुई, एक बार फिर साल के अंत में जेब पर महंगाई की मार पड़ी है। अब सफर करना महंगा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी की तारीफ में ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी की त्याग और बलिदान की वजह से हम क्रिसमस मना रहे हैं। रेवंत के इस बयान को एनडीए ने ईसाई समुदाय का अपमान बताया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े और ऐसा बयान दे डाला जिस पर सियासी बवाल मच गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी के त्याग और बलिदान की वजह से हम क्रिसमस मना रहे हैं।
तेलंगाना के सीएम का ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం అందరము క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము అని అంటే ఇందులో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పాత్ర వారి త్యాగం ఎంతగానో ఉంది। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस मनाने का श्रेय सोनिया गांधी को दिया। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता इस बयान के बाद बैकफुट पर हैं, तो बीजेपी और जेडीयू ने इसे ईसाई समुदाय का अपमान बताया है। एनडीए ने रेवंत रेड्डी से माफी मांगने को कहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि ईसाई समाज की आस्था और पूरे देश की धार्मिक भावनाओं का भी घोर अपमान है। देश की जनता इस तरह के गैर जिम्मेदार और अपमानजनक बयान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, रेवंत रेड्डी जी का जो बयान है वो सोनिया जी के साथ जो उनका इमोशनल अटैचमेंट है उसको दिखाता है, लेकिन साफ तौर से कांग्रेस पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं। रेवंत रेड्डी जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि धार्मिक भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ भी है। क्रिसमस ईसाई समुदाय का पवित्र पर्व है। इसे किसी राजनीतिक परिवार या व्यक्ति से जोड़ना घोर आपत्तिजनक भी है। तेलंगाना के सीएम अपने बयान से विवादों में घिर गए हैं। सोनिया गांधी का गुणगान करते हुए रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस त्योहार को सोनिया गांधी से जोड़ दिया। अब इस बयान से रेवंत रेड्डी की जमकर फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में अब गुंडा बैंक नहीं चलेगा। बिहार में अब गरीबों को खून चूसने वाले सूदखोरों को भी खैर नहीं है। अब देखिए, कोई गुंडा बैंक आरबीआई के नियम शर्तों के खिलाफ पैसों को ब्याज पर लगाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज किया जाएगा। के जो हरकतें दिख रही हैं उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। बिहार में अब गुंडा बैंक और सूदखोरों पर कानून का डंडा चलेगा। गरीबों को लूटने और शोषण करने वाले गुंडा बैंक हो या गांव और शहरों में बैठे सूदखोर, अब उनकी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। बिहार सरकार ने ठान लिया है कि अब गुंडा बैंक नहीं चलेगा। गरीबों को कर्ज के बोझ तले डुबोने वाले सूदखोरों की शामत आ जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो बिहार के डीजीपी का बयान सुन लीजिए। जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के तहत नहीं है, जो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, उस तरह के बैंक को हम गुंडा बैंक कह सकते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड नहीं है तो गुंडा बैंक हो गया। जो मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, लाइसेंस नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी यदि कर रहा है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो हरकतें दिख रही हैं उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है। बिहार में गुंडा बैंक और सूदखोरी को लेकर पिछले दिनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ निर्देश दिया था। सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस ना कोई गुंडा बैंक चला सकता है, ना ही कोई सूद पर पैसा लगा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब किसी ने गुंडा बैंक या आरबीआई के नियम शर्तों के खिलाफ पैसों को ब्याज पर लगाने का काम किया तो उसके खिलाफ बिहार पुलिस बेहद कड़े कदम उठाएगी। गुंडा बैंक को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। बिना निबंधन चल रहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट MFI पर रंगदारी का केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से ऐसी निबंधित और गैर निबंधित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं की पूरी सूची तलब की गई है। ऐसे में सभी अवैध माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने विशेष निर्देश सभी जिलों के एसपी को जारी कर दिया है। यानी बिहार में अब गुंडा बैंक और सूदखोरों की शामत आने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार साइबर शातिरों का नेटवर्क देखिए बढ़ता जा रहा है। साइबर शातिरों के चंगुल में बिहार के लोग आ चुके हैं। ईओयू की तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों से बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में।
बिहार अब साइबर शातिरों के चंगुल में फंसता जा रहा है। साइबर अपराधियों का धंधा खूब फल फूल रहा है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। ईओयू के तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों से बड़ा खुलासा हुआ है। ईओयू के तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में इस साल 15 दिसंबर तक साइबर थानों में 5,624 केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित शिकायत दर्ज की है। ईओयू की तरफ से बताया गया कि इस दौरान 106.30 करोड़ रुपए संदिग्ध खाते में होल्ड भी कराया गया। वहीं 7.36 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस कराए गए। इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस की टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक कराया है। बात पटना की करें तो सिर्फ पटना में साइबर अपराध से जुड़े 2,472 केस दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ बिहार में भी साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बताते चलें कि वर्ष 2025 के 15 दिसंबर तक बिहार में जो है वो साइबर अपराध से जुड़े हुए जो मामले हैं वो लगभग 5,624 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित जो है वो शिकायत की है। बिहार में बढ़े साइबर अपराध की घटनाओं को लेकर ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने भी गंभीर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि सभी केस का अनुसंधान तेजी से किया जा रहा है। बहुत जल्द इन कांडों में शामिल अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। आर्थिक अपराध इकाई और जो हमारी साइबर पुलिस स्टेशन हैं सभी जिलों में, उन्होंने बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ लिया है। बहुत अधिक कांडों में अनुसंधान हुआ है, डिटेक्शन भी हुआ है, लोगों पे कार्रवाई हुई है और पैसे को होल्ड करके अब उनके जो रिलीफ के माध्यम से जो उनके पेटिशनर्स हैं उनको दिलाया भी गया है। मगर इसमें लंबी प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। बिहार में साइबर अपराधियों का जाल फैलता जा रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम से बचने के तरीके समझ लीजिए। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि किसी भी तरह से साइबर क्राइम का शिकार हो जाएं या ठगी के शिकार हो जाएं तो तुरंत आपको क्या करना है। तुरंत साइबर सेल या पुलिस में रिपोर्ट करें। बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचित करें। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की मदद लें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। साइबर अपराधी बेहद शातिर हैं। ऐसे में सावधानी और सतर्कता से आप अपने मेहनत और पसीने की कमाई को बचा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज के मॉडल अस्पताल में ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। डॉक्टर अंधेरे में मरीजों को इंजेक्शन देते हुए नजर आए। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बिजली कटने पर अस्पताल में जनरेटर से बैकअप का इंतजाम क्यों नहीं था। यह है गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल। अस्पताल तो मॉडल है, लेकिन इसकी ये तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में मरीज को इंजेक्शन दे रहे हैं। तो एक डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में एक्सरे रिपोर्ट देख रहे हैं। अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में हो रहे इलाज का वीडियो लोगों ने शेयर कर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल अस्पताल में बिजली की आपूर्ति बाधित होने के बाद अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। चढ़ाने के लिए, लेकिन लाइट उट का व्यवस्था नहीं है। टॉर्च लगा कर काम किया जाए। मोबाइल का टॉर्च से? कब से लाइट नहीं है? हम लोग आए थे तो सब था, लेकिन करीब लग रहा है कि आधा घंटा हो गया लाइट नहीं आई है। अभी नहीं। क्या बता रहे हैं लोग को? बता रहे हैं कि लाइट का ड्रामा रोज के इस समय का। अपने चाचा का इलाज कराने के लिए आए थे और काफ़ी देर से ये लाइट कटा हुआ है। हम लोग मॉडल हॉस्पिटल में है। हम लोग को लगा कि एक बेहतरीन ट्रीटमेंट होगा और पूरे लाइट वगैरह रहेगा, लेकिन उस समय से लाइट के अभाव में इलाज ही नहीं हो पा रहा है। अंधेरे में क्या इलाज, लाइट के टर्च से क्या इलाज होगा। हम
जब मोबाइल की रोशनी में मरीजों के इलाज का वीडियो सामने आया तो अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मॉडल भवन के निर्माण में लगी कंपनी ने अब तक काम पूरा नहीं किया है। बारिश के दौरान पानी जमा होने के कारण मरीजों की सहूलियत के लिए इमरजेंसी वार्ड को शिफ्ट किया गया है। जल्द ही भवन निर्माण कार्य पूरा होने पर व्यवस्था में सुधार भी हो जाएगा। लेकिन अस्पताल की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? बिजली कटने पर अस्पताल में जनरेटर से बैकअप का इंतजाम क्यों नहीं है? न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। चलिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।